हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास के माध्यम से हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे उसी इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में। इससे पहले जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो हमारे इंडियन पॉलिटी का ही, या एक प्रकार से अगर हम बोलना चाहें तो हमारे भारतीय संविधान का एक नए भाग का हम आज शुभ आरंभ करेंगे और इसको आज हम पूर्णतः समाप्त करने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लासों का आनंद आप लोग ले लीजिएगा, उसके बाद आकर के इस क्लास का आनंद लीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो अध्ययन करेंगे वो हमारे भारतीय संविधान का भाग 20 या जिसको हम लोग चैप्टर 20 के नाम से जानते हैं, इसके माध्यम से हम उन तमाम सारे नियम और कानूनों का जिक्र करेंगे, या इस भाग के माध्यम से हम उन तमाम सारे अनुच्छेदों का जिक्र करेंगे जिसको कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में इस भारतीय संविधान की पुस्तक में क्या किया, निर्मित किया है। ठीक है, फिलहाल में इस भाग 20 के अंतर्गत में किसी भी प्रकार की कोई दुविधा या परेशानी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश क्योंकि इस भाग 20 के संदर्भ में केवल और केवल हमने एक ही अनुच्छेद का अध्ययन करना है जिसको हम लोग अनुच्छेद 368 के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? इस भाग 20 के अंतर्गत में एक ही अनुच्छेद का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 368, और भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इस अनुच्छेद 368 में जो नियम और कानूनों का प्रावधान किया वो हमारे नियम और कानून किससे संबंधित होंगे? संविधान के संशोधन से। तो हमारी इस क्लास का आज जो उद्देश्य होगा अध्ययन करने का वो एक ही उद्देश्य होगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अगर किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाता है या किसी भी प्रकार के नए नियम और कानून अगर जोड़ना होगा तो हम इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के अंतर्गत में किसी भी नियम और कानून के अंतर्गत संशोधन कर सकते हैं और नए नियम और कानूनों को हम जोड़ सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार में। ठीक है, और ऐसा यार हमारी सरकार ने या हमारी संसद ने किया भी है कई बार। ऐसा क्यों? ऐसा मैं इस कारणवश बोल रहा हूं क्योंकि यार जब हमारा मूल संविधान बनकर के तैयार हुआ था, यानी 1950 के पहले 1949 में जब इसको अंगीकृत किया गया, यानी संविधान को अंगीकृत किया गया, तो उस समय इस भारतीय संविधान में जो भी हमारे अनुच्छेदों का जिक्र था वो केवल और केवल 395 अनुच्छेदों का जिक्र किया गया था भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा। आज भी 395 अनुच्छेद ही हैं। फर्क केवल इतना है कि इनमें जो प्रावधान या नियम और कानून नए रूप से जो जोड़े गए वो इनमें ए बी सी डी इस प्रकार करके अनुच्छेदों में जोड़ा गया है। बाकी इनकी नंबरिंग जो है, नंबरिंग आज तक ना बढ़ी है और ना ही अग्रणी भविष्य में इसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नंबरिंग के साथ में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का हमको कोई नियम और कानून जोड़ना होगा तो हम इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत ए बी सी डी या क ख ग घ इस प्रकार से क्या करेंगे, जोड़ते हैं, और ऐसा जोड़ा भी गया है। और अगर मैं बात करूं तो आज वर्तमान की स्थिति में अगर हम इस प्रकार से अनुच्छेदों का जिक्र करते हैं तो आज लगभग 460 से भी ज्यादा
अनुच्छेदों का जिक्र इस भारतीय संविधान में देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन अगर हम नंबरिंग के अनुसार बात करें तो आज वर्तमान की स्थिति में भी इनकी नंबरिंग 395 ही है। ठीक है, तो हम लोग इसी दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे कि सारी चीजें हमारी मैनेज भी होती चली जाए और हमारी अपनी स्वयं की एक बौद्धिक क्षमता भी विकसित हो जाए। ठीक है, और यार एक बात मैं यहाँ पे ये भी बोल दूं कि अगर इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत अपनी कमांड बनानी है तो सर्वप्रथम हमको कमांड बनानी होगी अपने देश के संविधान पर। अगर किसी भी व्यक्ति का या किसी भी बालक का एक प्रकार से बोले इंडियन पॉलिटी में कमांड बनानी होगी तो वो हमारा सर्वप्रथम क्या करेगा कि वो हमारा भारतीय संविधान पे अपनी एक स्वयं की अलग लेवल की बौद्धिक क्षमता को क्या करे, विकसित करे। अगर उसकी भारतीय संविधान के तहत बौद्धिक क्षमता विकसित हो जाती है तो किसी भी प्रकार की कोई दुविधा उत्पन्न नहीं होगी। किस संदर्भ में? इंडियन पॉलिटी के संदर्भ में। ठीक है, तो यार हमने इतनी सारी चीजों को ध्यान देना है। बाकी आज जो हम जिक्र करेंगे वो भाग 20 का करेंगे और अनुच्छेद 368 का करेंगे जो कि संविधान के संशोधन का जिक्र करता है। ठीक है, इसके पश्चात में यार भाग 21 आता है और इसके पश्चात में भाग 22 आता है। इन दोनों भागों के पश्चात में पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी और पूरा का पूरा भारतीय संविधान हमारा क्या होता है, यहीं से समाप्त हो जाता है। तो इसके लिए 3 से 4 क्लासें हम और अटेंड करेंगे। 3 से 4 क्लासों के पश्चात में इस पूरी की पूरी भारतीय संविधान को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सारी चीजों को देखते चलिएगा और मैनेज करते चलिएगा। और एक बात और बोल दें, रिवीजन पे फोकस कीजिएगा। सबसे बेहतरीन काम है पढ़ना कम है, रिवीजन ज्यादा करना है। यार कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करके रखना। पढ़ना उतना आवश्यक नहीं है जितना कि रिवीजन आवश्यक है। ठीक है, तो रिवीजन पे फोकस करना है, रिवीजन एंड रिवीजन। ठीक है, बात करते हैं इसी अनुच्छेद 368 के तहत क्या प्रावधान किया गया। सर्वप्रथम इसमें मैं एक बात और बोल दूं कि मैंने इंडियन पॉलिटी जब स्टार्ट की थी तो संविधान के जितने भी हमारे महत्वपूर्ण संशोधन हो चुके हैं वर्तमान तक की स्थिति में, उन तमाम सारे संशोधनों का जिक्र मैं कर चुका हूं और उस क्लास को आप लोग देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो जितने भी हमारे महत्वपूर्ण संशोधन हैं वो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, तो उन संशोधनों का जिक्र मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। केवल और केवल मैं जो जिक्र करने वाला हूं इस क्लास के माध्यम से वो यही जिक्र करूंगा कि संविधान में अगर संशोधन होता है तो किस प्रकार से होता है और जो भी सारी बातें होंगी वो करेंगे। फिलहाल में जो संशोधन हो चुकी हैं उसकी क्लास आप लोग देख लीजिएगा, वो पहले ही मिलेगी आपको। ठीक है, देखते हैं इसी में संविधान संशोधन के संदर्भ में अनुच्छेद 368 की अगर संशोधन करना है संविधान में तो किस प्रकार से करेंगे। नजर डालते हैं संविधान के संशोधन पे। सर्वप्रथम अगर संविधान में संशोधन करना होगा तो 3 प्रकार से हम संशोधन कर सकते हैं। इसके पहले हम लोग ये बात करते हैं कि इससे पहले भी मैं बोल चुका हूं कि जो भी हमारे उस समय संविधान सभा में बैठे संविधान को निर्मित करने वाले हमारे संवैधानिक सदस्य थे, उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण करने से पहले भारत एक प्रकार से बोले विश्व के जो भी हमारे अलग अलग देश हैं उनके देशों का संविधान का अध्ययन किया और उन देशों के संविधान का अध्ययन करने के पश्चात में उनको जो भी सारी चीजें आवश्यक लगी या जो भी सारी चीजें जिस संविधान से अच्छी लगी उन्होंने अलग अलग देशों के संविधान से अलग अलग चीजों को इकट्ठा करके भारतीय संविधान के एक प्रकार से बोले भारतीय संविधान में क्या किया, समाहित कर दिया। तो उसी प्रकार से ये जो संशोधन की प्रक्रिया है ये हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं थी। इसको हम किस देश के संविधान से लेते हैं तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। कहां से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संशोधन की प्रक्रिया हमारे जो ली गई वो साउथ अफ्रीका से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से।
ये हमारे संविधान का पार्ट नहीं था। उन लोगों ने, किन लोगों ने, संविधान सभा में बैठे जो भी हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, जिन्होंने संविधान का अध्ययन भी किया और संविधान का जिक्र करते हुए संविधान को निर्मित भी किया, तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के संविधान का अध्ययन किया और वहां से उन लोगों को अच्छा लगा कि यहाँ की यार संशोधन की प्रक्रिया हमें अच्छी लगी, इसको हम यहाँ से उठा के अपने भारतीय संविधान में अगर हम इसको समाहित कर दें तो क्या कहना होगा। एक बेहतरीन अंदाज में उन्होंने क्या किया, समाहित किया। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में अब बात करते हैं कि ये जो संविधान संशोधन है ये 3 प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। कौन कौन सा, पहला क्या हुआ, पहला हुआ साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से। दूसरा विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत के आधार पे हम लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं। फिलहाल में अभी जिक्र करेंगे एक एक करके। एंड तीसरा इसी में आता है विशेष बहुमत के आधार पे, विशेष बहुमत के आधार पे प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति के आधार पे, आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति के आधार पे हम भारतीय संविधान में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। इसमें देखते हैं साधारण बहुमत। साधारण बहुमत से तात्पर्य यही है कि 1/2 बहुमत से, विशेष बहुमत 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से, और विशेष बहुमत 2/3 बहुमत से आधे से अधिक राज्यों की सहमति से, ठीक है। फिलहाल में साधारण बहुमत यार हम लोग एक प्रकार से बोले ये हमारा भारतीय संविधान समाप्त होने की, एक प्रकार से बोले समाप्त होने की कगार पे है। तो इतनी बौद्धिक क्षमता हमारी विकसित हो चुकी होगी स्वयं की कि हम लोग इतनी सारी चीजों को तो समझ ही सकते हैं। इतना परिपक्व मैंने आपको बना दिया या इतना परिपक्व हम हो चुके हैं कि अब हम अगर संविधान के किसी भी शब्द को अगर हम देखते हैं तो हम अपने आप में क्या हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। अपनी स्वयं की एक अलग लेवल की बौद्धिक क्षमता विकसित हो चुकी है, क्योंकि पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी क्या हुई, समाप्त हुई, ठीक है। तो अगर हम शब्द देखते हैं तो शब्द देखते ही हमको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत क्या कि अगर इंडिया के अंतर्गत सरकार भी बनानी है तो साधारण बहुमत से ही बनती है। साधारण बहुमत क्या, यानी 50% प्लस वोट अगर किसी भी पार्टी के फेवर में है तो भारत के अंतर्गत उसकी सरकार बन सकती है। तो यार साधारण बहुमत से अगर संशोधन करना होगा तो जिस भी पार्टी की सरकार होगी वो तो आराम से संविधान में संशोधन कर सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अगर संविधान में संशोधन करना है तो साधारण बहुमत के आधार पे किसी भी पार्टी की सरकार कर सकती है, क्योंकि उसके पास में ऑलरेडी क्या है, बहुमत है। 1/2 सीटें उसके पास में अवेलेबल हैं। और एक बात यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि ये जो साधारण बहुमत है ये एक प्रकार से संविधान संशोधन का पार्ट नहीं है, यानी इसको यहाँ पे हमने नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ये यहाँ पे इसका जिक्र हो चुका है तो इसका अध्ययन हम करते हैं। ये एक प्रकार का संशोधन नहीं है, इसको हम एक प्रकार से सुधार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सुधार बोल सकते हैं। यानी साधारण बहुमत क्या है, एक प्रकार का सुधार है, ना कि संशोधन है, ठीक है। इसको भी क्या करना है, याद रखना है। और एक बात और याद रखिएगा कि अमेरिका की जो भी हमारी सुप्रीम कोर्ट है और ब्रिटेन की हमारी जो संसद है, सर्वाधिक पूरे विश्व में ब्रिटेन की संसद सबसे शक्तिशाली और पूरे विश्व में अमेरिका की जो एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट है सबसे शक्तिशाली है। इनसे ज्यादा पावरफुल किसी भी देश की ना ही सुप्रीम कोर्ट है और ना ही संसद है। और एक बात ये भी याद रखिएगा, ब्रिटेन की जो संसद है संविधान संशोधन में सर्वाधिक शक्तिशाली इस पृथ्वी पे अगर कोई देश है
तो वो है हमारा कौन सा, ब्रिटेन। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। एंड साधारण बहुमत के संदर्भ में और बात करें तो साधारण बहुमत जो होता है, ये साधारण बहुमत एक प्रकार से बोले, इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की भी आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के, यानी राष्ट्रपति के अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। हम लोग बिना राष्ट्रपति के अनुमति के भी संविधान में संशोधन कर सकते हैं। किस प्रकार से, साधारण बहुमत के आधार पे। ठीक है, इसको भी हमने क्या करना है, पकड़ करके रखना है आसानी पूर्वक। और इसके अंतर्गत जैसे यार किस प्रकार के एक प्रकार से बोले तो मामूली या नॉर्मली सुधार आते हैं। नॉर्मली संशोधन जो भी नॉर्मली जो भी हमारा संविधान के अंतर्गत जो भी संशोधन किया जाएगा वो संशोधन साधारण बहुमत के आधार पे किया जाएगा। नॉर्मली किस प्रकार का, जैसे हमको किसी भी प्रकार की या किसी भी राज्य की अगर विधानसभा का गठन करना होगा तो साधारण बहुमत से करेंगे। ठीक है, किसी नए राज्य का गठन करना होगा तो फिर हम साधारण बहुमत से करेंगे। और किसी एक प्रकार से बोले राज्य का नाम बदलना होगा या उसके स्वरूप में परिवर्तन करना होगा, उसके नाम में परिवर्तन करना होगा, तो ये भी साधारण बहुमत के आधार पे हम लोग उसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर भाषा बदलनी होगी, भाषा के संदर्भ में बात करें अनुसूची 8 की, जो कि भाषाओं के संदर्भ में प्रावधान करता है, तो अनुसूची 8 यानी भाषाओं के संदर्भ में भी अगर किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना होगा तो वो भी साधारण बहुमत के आधार पे ही किया जा सकता है। और इसी के पश्चात में और अगर बोलना चाहें तो यार अब इतने एग्जाम्पल से हमको समझ में आ चुका होगा, जजों की जो नियुक्ति होगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, तो जजों की जो नियुक्ति का प्रावधान होगा या जजों के संदर्भ में अगर किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना होगा तो वो भी साधारण बहुमत के आधार पे ही किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत से हम सहजता पूर्वक संविधान में क्या कर सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं 1/2 बहुमत से। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। इसी के पश्चात में विशेष बहुमत की बात करें तो विशेष बहुमत में थोड़ी सी असहजता महसूस होती है। असहजता क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सरकार है। सरकार जब चाहेगी अपने मंत्रियों के द्वारा, अपने सांसदों के द्वारा, अपने विधायकों के द्वारा क्या करेगी, संशोधन कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी सरकार है। और साधारण बहुमत में ये चीज बोली गई है कि 50% प्लस जिसके पास में सीटें हैं वो साधारण बहुमत के आधार पे संशोधन कर सकता है। लेकिन विशेष बहुमत में एक असहजता ये महसूस होती है कि यहाँ पे 2/3 सीटों की बात की गई। किसकी, 2/3, अर्थात अगर हम मान के चले लोकसभा में 545 सीटें, यानी 545 सांसद हमारे कहां बैठते हैं, लोकसभा में। और इसी के पश्चात में अगर हम लोग बात करें 545 का 2/3 कितना होता है, तो 545 का 2/3 आई थिंक एक प्रकार से बोले तो 360 या 63 होता है। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 360 या 63 के आसपास आएगा 545 का 2/3। ठीक है, तो एक प्रकार से बोले यहां पे क्या था, 273 सीटें तभी हमारी सरकार होगी। और यहाँ पे 363 सीटें, कितनी, 363 सीटें अगर हमारे पास में है तो हम विशेष बहुमत के आधार पे संविधान पे संशोधन कर सकते हैं। और वर्तमान की स्थिति में मैं बात करूं तो अभी वर्तमान की स्थिति में किसी भी पार्टी के पास में 363 सीटें नहीं है। बीजेपी हमारी इस समय वर्तमान में क्या है, सत्ता में है, तो इसके पास में 300 से पार हमारी सीटें हैं। ठीक है, और सरकार में रहने के लिए 273 सीटें चाहिए, तो बीजेपी के पास में तो ऑलरेडी 300 के पार में है, तो इसका मतलब बीजेपी की सरकार हमारी वर्तमान में क्या है, चल रही है। और 363 सीटें हमारी किसी भी पार्टी के पास में नहीं है, तो ये विशेष बहुमत के आधार पे अगर संशोधन करना होगा तो जिस भी पार्टी की सरकार होगी
वो अन्य पार्टियों के पास में जाएगा और गुहार लगाएगा या उनसे मदद मांगेगा कि भाई हमें संविधान में संशोधन करना है, आप हमारी क्या कीजिए, मदद कीजिए। तो अब वो जो पार्टी होगी जो उस सत्ता वाले पार्टी की, सरकार वाले पार्टी की जो मदद करेगी, वो ये चीज देखेगी कि ये जो संविधान में संशोधन किया जा रहा है ये सरकार अपने हित के लिए कर रही है कि राज्यों के हित के लिए कर रही है। अगर राज्यों के हित के लिए, देश के हित के लिए संविधान में संशोधन होगा तब तो यार वो हमारी विपक्ष वाली पार्टी जो होगी वो हमारी मदद करेगी इस विधेयक को पारित करवाने में, अन्यथा वो क्या करेगी, मना कर देगी कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, हम इस विधेयक को पारित नहीं करवा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो भी सारा सिस्टम है किस संदर्भ में, विशेष बहुमत के संदर्भ में। तो ये सारा सिस्टम हमने क्या करना है, याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में अगर मैं और बोलना चाहूं, विशेष मत के आधार पे हम इसी प्रकार का सिस्टम कर सकते हैं कि दूसरी पार्टियों से भी अनुरोध कर सकते हैं कि हमने आवश्यकता है संविधान में संशोधन करने की, आप हमारी मदद कीजिए, तभी ये संविधान में संशोधन होगा और ये प्रावधान या ये जो 2/3 का क्राइटेरिया है, 2/3 का जो नियम है, तभी ये रूल हमारा क्या होगा, फॉलो होगा। अब यार यहाँ पे एक चीज हमारी निकल करके आ रही है, क्या कि देखिए ना कि अगर ये संविधान ना बना होता और ये जो संविधान में नियम और कानून बने हैं इनका जिक्र ना किया गया होता तो आज के जो नेता नगरी टाइप के लोग हैं ये क्या करते, अपने मन मुताबिक सरकार को चलाते, अपने मन मुताबिक कुर्सी पे बैठते, अपने मन मुताबिक सारे कार्यों को करते और कुछ बहुत कार्य जनता के हित में करते, बाकी सारे कार्य वो अपने हित में करते। केवल और केवल उनकी ये मजबूरी है, अब मजबूरी बोल ले या एक प्रकार से कुछ भी बोले, उनकी जो भी सारी कंडीशनें हैं वो ये संविधान ही फुलफिल करता है। अगर संविधान ना बना होता तो जो भी हमारे नेता हैं वो नेता हमारे देश को भी बेचते और हमको भी बेचते, ठीक है। तो ये एक प्रकार से बांध करके रखता है पूरे के पूरे भारत को, इस भारत देश के नागरिकों को, और इन नागरिकों के पश्चात में जो भी हमारे नेता नगरी है इनको भी ये नियम और कानून क्या करते हैं, बांधते हैं कि आप चाहे नेता हो चाहे अन्य कोई व्यक्ति हो, आपको इंडिया के अंतर्गत में रहना है तो आप अपनी एक तय सीमा में रहिए, आप अपने दायरे में रहिए, ठीक है। तो ये संविधान एक प्रकार का दायरा प्रकट करवाता है किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में, ठीक है। इसको हमने याद रखना। और इंडिया के अंतर्गत में सर्वाधिक जो संशोधन होता है या सबसे ज्यादा जो संशोधन होता है वो विशेष बहुमत के आधार पे ही सबसे ज्यादा संशोधन हमारे होते हैं। एंड इसी के पश्चात में ये जो विशेष बहुमत होता है इसमें राष्ट्रपति क्या होंगे, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे। यानी ये जो विधेयक होगा विशेष बहुमत के आधार पे संशोधन का, ये अगर संसद से पारित होकर के राष्ट्रपति जी के पास में जाता है तो राष्ट्रपति महोदय मना नहीं कर सकते हैं कि हम इस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, ना ही वो पुनर्विचार के लिए संसद में इस संविधान के संशोधन विधेयक को वापस कर सकते हैं, वो उस पे हस्ताक्षर करने के लिए क्या होंगे, बाध्य होंगे। तो राष्ट्रपति महोदय को भी ये शक्ति प्रदान की गई है, उनको भी बाध्य कर दिया गया इस संविधान के माध्यम से, इन संविधान के नियम और कानूनों के माध्यम से कि राष्ट्रपति महोदय भी अब इस पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या होंगे, बाध्य होंगे, उनकी मनमानी भी नहीं चलेगी। तो देखिए कितना बेहतरीन संविधान बनाया हमारे संविधान को निर्मित करने वाले ने, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सारे लोग क्या हैं, बराबर हैं, यानी सब एक ही नजर से देखे जाएंगे, ठीक है। इसी के पश्चात में आता है विशेष बहुमत के आधार पे या राज्यों की सहमति से। इसको देखते हैं विशेष बहुमत के आधार पे या आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति कैसे,
यानी विशेष बहुमत तो ये हो गया 2/3 वाला। अब 2/3 के साथ साथ में आधे से ज्यादा राज्यों की भी क्या चाहिए, सहमति चाहिए। कुछ हमारे संविधान संशोधन ऐसे होते हैं जिसमें यार राज्यों का हित छुपा होता है, यानी कुछ नियम और कानून सरकार हमारी ऐसे बनाती है कि जिसमें राज्यों का हित छुपा होता है। तो यार अगर हम किसी राज्य के संदर्भ में कोई नया नियम और कानून बनाएंगे तो राज्यों की भी सहमति चाहिए। अब कोई जबरदस्ती थोड़ी ना यार कि हम आपके ऊपर नियम कानून बनाएं। हम कौन होते हैं यार आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव बनाने वाले या किसी भी प्रकार का कोई नियम और कानून बनाने वाले, हम कौन होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक नियम ये भी बनाया गया कि अगर कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार है और वो अपनी सत्ता में रह के संविधान में अगर संशोधन करती है तो वो अगर इस आधार पे करेगी, विशेष बहुमत के आधार पे और राज्यों की सहमति के आधार पे, अगर राज्य के संदर्भ में कोई भी सरकार कानून बनाएगी तो राज्यों की भी अनुमति की आवश्यकता होगी। वो भी इस समय वर्तमान में 28 राज्य है हमारे। तो इन 28 राज्यों में आधे से अधिक राज्यों की क्या चाहिए, सहमति चाहिए। जैसे जैसे कि यार इस समय वर्तमान में 28 राज्य हैं तो इसका आधा एक प्रकार से बोले 13 या 14 आता है। तो कम से कम 14 राज्यों की अनुमति चाहिए, तभी हम उस राज्य के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई कानून बना सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने भी राज्य हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 14 राज्य हमारे क्या होने चाहिए, सहमति प्रकट करने चाहिए। और इसके पश्चात में बात करें, जो भी हमारे यूनियन टेरिटरी है, जो भी हमारे संघ शासित क्षेत्र हैं या जो भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी भी सहमति की आवश्यकता होगी। इस समय वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 में से कम 4 केंद्र शासित प्रदेशों की क्या चाहिए, सहमति की आवश्यकता चाहिए। तभी हम उन केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में भी क्या कर सकते हैं, कोई नया नियम और कानून संविधान संशोधन के माध्यम से बना सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, ठीक है। तो यही है विशेष बहुमत के आधार पे और आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति के आधार पे सबसे खतरनाक संशोधन है ये। इतना याद रखिएगा कि इससे खतरनाक संशोधन हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि साधारण बहुमत के आधार पे आसानी पूर्वक हो जाता है, जिसकी सरकार होगी वो कर देगा। विशेष बहुमत के आधार पे कठिनाई होती है, लेकिन उतनी कठिनाई नहीं होती अगर पार्टी हमारी साथ देती है तो। लेकिन विशेष बहुमत और आधे से ज्यादा राज्यों की बात करें तो इसमें थोड़ा सा खतरनाक सिस्टम यही हो जाता है कि हम जबरदस्ती राज्यों को अपने तरफ मिला भी नहीं सकते। राज्यों की अपनी स्वयं की सहमति होगी तो हमारा सपोर्ट करेंगे, अन्यथा वो नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारा एक प्रकार से बोले वित्त आयोग है। क्या है? फाइनेंशियल कमीशन है हमारा वित्त आयोग, जो कि अनुच्छेद 280 में भारतीय संविधान में इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो वित्त आयोग जो है हमारा, ये क्या बोलता है कि जो भी हमारा टैक्स होगा, यानी टैक्सों का बंटवारा कौन करता है, वित्त आयोग करती है। कि केंद्र पूरे इंडिया के अंतर्गत में जो टैक्स हमारा वसूला जाएगा, केंद्र सरकार कितना लेगी और राज्य सरकार कितना लेगी, इसका बंटवारा कौन करता है, वित्त आयोग करती है, ठीक है। तो इस वित्त आयोग के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये टैक्सों का बंटवारा करती है, ठीक है। और सरकार इसी वित्त आयोग को ही अगर समाप्त करने की बात करे तो क्या कोई राज्य सहमत होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यार राज्यों को भी टैक्स चाहिए, क्योंकि केंद्र की अपनी किसी भी प्रकार की कोई जमीन नहीं है। जो भी भूमि है, जो भी जमीन है इंडिया के अंतर्गत में, वो किसी ना किसी राज्य की है। केंद्र के पास में अपनी स्वयं की कोई जमीन नहीं है, क्योंकि 28 राज्य हैं और इन्हीं 28 राज्यों में हमारा कोई ना कोई राज्य आता है, ठीक है। तो इसी कारणवश सरकार अगर वित्त आयोग को ही समाप्त करने की बात करे तो वो किस आधार पे अगर समाप्त करेगी तो किस आधार पे करेगी,
विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से। ऐसा क्यों? क्योंकि टैक्स जो चाहिए वो राज्यों को भी चाहिए, और बंटवारा करती है जब वित्त आयोग, तो 42% हमारा किसको जाता है? राज्य सरकार को जाता है, और 58% टैक्स जो जाता है वो केंद्र सरकार को जाता है। ठीक है, तो कोई भी राज्य हमारा क्या होगा? सहमति प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो सहमत हो जाएगा तो उसको टैक्स नहीं मिलेगा, और उसको अगर टैक्स नहीं मिला तो वो अपने राज्य का जो भी विकास दर है वो रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि आजकल हम लोग ये जानते हैं कि ज्यादातर जो हमारा विकास के कार्य होते हैं वो यार हमारे टैक्स के माध्यम से ही होते हैं, क्योंकि आज हमारे हजारों ऐसे क्षेत्र हैं इंडिया के अंतर्गत में जो कि अलग अलग विभागों से अलग अलग टैक्स हमारे वसूले जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यार कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पे चले जाएंगे वहां पे भी टैक्स वगैरह लगता है, एयरपोर्ट वगैरह में जाएंगे उससे भी टैक्स आता है। यार ये जो भी हमारे सरकारी ठेके वगैरह खुलते हैं, देसी शराब या जो भी सारी बियर वगैरह है, इससे भी टैक्स जाता है। ये क्यों नहीं बंद हो रहा? शराब वगैरह इसका सेवन होता है, इसी कारणवश नहीं बंद हो रहा। सबसे ज्यादा जो सरकार को फायदा होता है वो इसी से होता है, इसी कारणवश सरकार इसको क्या नहीं कर रही? बंद नहीं कर रही है। फिलहाल में बिहार में इस पे बैन लगाया गया है, लेकिन फिर भी पीने वाले अपना एक नए अंदाज में अपनी एक नई दिशा खोज ही लेते हैं। ठीक है, तो ये सरकार को सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो इन्हीं सारी चीजों से होता है। और हम लोगों ने राज्य के नीति निदेशक तत्व में अध्ययन किया है कि मद निषेध एवं पोषाहार यानी आर्टिकल 47 या 48 यानी अनुच्छेद 47 या 48 ये प्रावधान करता है कि सरकार को जितने भी नशीले पदार्थ हैं उनको बंद करवाना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार को इन सारी चीजों से ज्यादा लाभ हो रहा है। सबसे ज्यादा जो टैक्स जाता है सरकार को वो इन्हीं सारी चीजों से जाता है। इसी कारण वो सरकार क्या करती है? इन पे बैन नहीं लगाती है। और यार ये एक प्रकार से मैं बोलूं तो अच्छी चीज ही है, क्योंकि अगर अच्छी चीज ना होती तो इतनी बोतलें ना बिकती, और इतनी बोतलें इसी कारणवश बिक रही है क्योंकि अच्छी चीज है, इसी कारणवश लोग पसंद भी करते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना है? याद रखना है। विशेष बहुमत के आधार पे और आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति के आधार पे ये हमारा किया जा सकता है। इसी के पश्चात में और अगर एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे जीएसटी है हमारा, जीएसटी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उन्होंने विशेष बहुमत से इसको पारित भी किया था, और आधे से ज्यादा जब राज्यों की सहमति की बात आई तो राज्यों ने मना कर दिया। तो मनमोहन सिंह की सरकार में जीएसटी हमारा पारित ही नहीं हो पाया। लेकिन मनमोहन सिंह के बाद में जैसे ही हमारी मोदी जी की सरकार आई तो मोदी जी की तो बात ही निराली है। मोदी जी ने एक नए अंदाज में अपना एक भाषण दिया, मित्रों ये सब क्या है? अच्छा है। तो आधे से ज्यादा राज्य ने इसकी क्या की? सहमति दे दी, और फाइनली मोदी जी को भी 4 साल का समय लगा जीएसटी को पारित करने में। 14 में सरकार बनती है और 17 में आकर के जीएसटी बिल हमारा क्या होता है? पारित हो जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने याद रखनी है कि विशेष बहुमत के आधार पे, आधे से ज्यादा राज्यों के आधार पे अगर किसी भी प्रकार का संविधान में संशोधन करना होगा तो किस प्रकार से करना होगा, और राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी तो क्यों होगी और किस प्रकार से होगी। राज्यों की सहमति की आवश्यकता इसी कारणवश होती है क्योंकि हम जबरदस्ती किसी भी राज्य में कोई नियम और कानून अपने मन मुताबिक नहीं लगा सकते हैं। राज्यों का हित अगर उस संविधान संशोधन से जुड़ा होगा या उस विधेयक से जुड़ा होगा तो राज्यों की सहमति लेना आवश्यक एवं अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने क्या करनी है? याद रखनी है। एंड इसी के पश्चात में अब हम लोग थोड़ी सी बात ये करते हैं कि संशोधन और विधेयक में अंतर क्या होता है।
फाइनली ये चैप्टर हमारा यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। एक ही अनुच्छेद था भाग 20 के अंतर्गत में, वो भी किस प्रकार का था ये आप लोगों ने देख लिया। मैंने पहले ही बोला कि इससे रिलेटेड जो भी हमारे संशोधन हो चुके हैं उनकी क्लास मैं शुरुआत में ही ले चुका हूं, तो उस क्लास को देख लीजिएगा। पहले इस क्लास को देखिएगा, उसके पश्चात में जो भी हमारे संशोधन हो चुके हैं उन संशोधनों को देखिएगा। ठीक है, सारी चीजें सेट हो जाएगी, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा उत्पन्न नहीं होगी और ना ही मैं दुविधा उत्पन्न होने दूंगा। ठीक है, इसी के पश्चात में देखते हैं थोड़ा सा ये जो भी बात आती है इसमें क्या कि विधेयक में क्या अंतर होता है और संशोधन में क्या अंतर होता है, यानी विधेयक और संशोधन में क्या अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी भी प्रकार का कोई विधेयक अगर हमको पास करवाना है तो वो हमारा पहले कहां जाएगा, संसद में। कहां पे, संसद में जाएगा। एंड संसद के पश्चात में अगर वो पारित हो गया तो फिर हमारा संशोधन होगा। तो फिर क्या होगा, संशोधन होगा। यानी पहला विधेयक और पहला संशोधन क्या हुआ, अगर कोई विधेयक हमारा पास करवाया जाएगा, संसद में गया, अगर वो पारित हो गया तो फिर ये माना जाएगा कि पहला संशोधन हमारे हो गया। और दूसरा विधेयक हमने पारित करवाना है, फिर से वो संसद में गया और फिर से वो पारित हो गया, तो दूसरा विधेयक दूसरा संशोधन क्या हुआ, दूसरा विधेयक दूसरा संशोधन। तीसरा विधेयक गया, फिर से संसद में गया, संसद ने बहुमत के आधार पे इसको क्या किया, पारित किया, तो तीसरा विधेयक और तीसरा संशोधन। चौथा विधेयक गया संसद में और ये पारित ही नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, ये पारित ही नहीं हुआ, संसद ने इसको पारित करने से मना कर दिया। या एक प्रकार से बोले, कोई भी विधेयक पारित होने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है और यहाँ पे इस विधेयक को पारित करने के लिए हमारा बहुमत ही सिद्ध नहीं हो पाया, जिस कारणवश ये चौथा जो विधेयक गया था संसद में ये पारित ही नहीं हुआ। तो इस कारणवश विधेयक की गिनती होगी, ना कि संशोधन की गिनती होगी। क्या हुआ, विधेयक की गिनती की जाएगी कि चौथा विधेयक संसद में गया, वो पारित नहीं हुआ, और पारित नहीं हुआ इसी कारणवश यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हुआ। फिर उसके पश्चात में पांचवा हमारा विधेयक गया एंड इसके पश्चात में यहाँ पे फिर से ये पारित हो गया संसद में। पांचवा विधेयक गया, संसद में पारित हो गया, तो इसके पश्चात में पांचवा विधेयक और चौथा संशोधन, क्योंकि नंबरिंग देखते जाइएगा, एक हमारा पारित नहीं हुआ था। ठीक है, तो पांचवा विधेयक चौथा संशोधन, उसके पश्चात में छठा आया, छठा के पश्चात में फिर से पारित नहीं हुआ, तो यहां की गिनती भी रोक दी जाएगी। सातवां आया, सातवां संशोधन, सातवां विधेयक और फिर से ये पारित हो गया, तो सातवां विधेयक और पांचवा संशोधन। इस प्रकार से ये हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा विधेयक और संशोधन, ये हमारा एक प्रकार से यही अंतर होता है कि विधेयक हमारा क्या होता है और संसद या संशोधन हमारे क्या होता है। तो दोनों में क्या अंतर होता है ये हमने एक बेहतरीन अंदाज में समझ में आया होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई अगर दुविधा समस्या उत्पन्न हो रही होगी तो आप लोग कमेंट वगैरह करोगे, हम वहां से आपकी सारी दुविधाओं का निवारण करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी फिलहाल में इस इस भाग 20 के संदर्भ में इतना ही सिस्टम हमने पढ़ना था, जो कि एक अनुच्छेद का जिक्र करता है, अनुच्छेद 368। बाकी इसके पश्चात में हमने कुछ भी इसके अतिरिक्त अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल में हम लोग बहुत ही जल्द अपने इस पूरे की पूरी भारतीय संविधान को कंप्लीट करने वाले हैं और 2 से 3 क्लासों में इसको हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलेंगे इसी इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में किसी नए भाग पे या किसी नई क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद।